हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चेक। चेक हमारा थर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड विच कम्स अंडर सेक्शन 6। बताया था कल आप लोगों को। यूजुअली एक सिंपल सा मीनिंग भी बताया था। ए चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट या रिटन इंस्ट्रूमेंट, प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बाय विच ए पर्सन, या अगर मेरा है तो मैं, या कोई भी इंसान जिसके पास है, बाय विच ए पर्सन हु हैज सम फंड्स इन हिज बैंक अकाउंट can withdraw the same or some part of it. You can write the simply this meaning for a check. कोई भी पूछे, a check is a printed document या negotiable instrument भी बोल सकते हो। पहले simply यही बोलो, printed document through which by which a person who has some funds in his bank account can withdraw the same or some part of it. Okay, then बच्चों, according to section 6 of the Indian Negotiable Instrument Act 1881 defines a check as बच्चों a bills of exchange drawn on specified banker payable on demand। चेक का मीनिंग बताते वक्त हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहे हैं बच्चों। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे नहीं होता। अगर वही बिल बैंक पे नहीं होता, किसी भी इंसानों पे हो सकता है, हाँ, पर अगर कोई बिल एक बैंक पर ड्रॉ होता है, क्योंकि बच्चों चेक का पेमेंट तो बैंक ही देगा ना। एंड किसका पेमेंट होगा? मेरा चेक है तो मेरा अकाउंट जिस बैंक में होगा, मेरा पैसा जहां होगा उसी बैंक पे मैं ड्रॉ करूंगा। इंसान कहीं भी डिपॉजिट कर सकता है, पर वही बैंक पैसा देगा मेरे अकाउंट से निकाल के। सो दैट्स द पॉइंट। सो ए चेक मे बी डिफाइंड एज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड। एक बात याद रखो ध्यान से सभी बच्चे, जो पढ़ा रहा हूं उसको प्रॉपरली समझ के याद कर लो। इस तरह से याद करो, इस तरह से समझने से फ्यूचर में कभी और तुमको इस बारे में कंफ्यूजन ना रहे। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन बच्चों स्पेसिफाइड बैंकर। नहीं तो कुछ दिनों के बाद फिर मुझे आप लोग बोलोगे सर चेक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला गया। डिफरेंस बस इतना ही है बच्चों। चेक भी, आपका चेक का भी जो नियम है, जो उसकी जो आपका प्रोविजंस है, समहाउ क्या बच्चों लगभग पूरा सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्ट ये ड्रॉन होता है स्पेसिफिक बैंकर पे, और एक बच्चों ये इट कैन बी पेबल ऑन डिमांड। जब आप जाओगे बैंक में चेक दोगे तुरंत वो आपको पैसा दे देगा। इसमें कोई ग्रेस पीरियड या आपको कुछ देर वेट करना नहीं पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए चेक में बी डिफाइंड एज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड। इट हैज टू एडिशनल क्वालिफिकेशन बच्चों। टू एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है। इफ यू कंपेयर द चेक विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू विल फाइंड, आपको मिलेगा दो अलग क्वालिटीज। वो बता चुका हूं। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर। हमेशा किसी सर्टन स्पेसिफाइड डेफिनेट बैंकर पे ही ड्रॉ होता है, वही पेमेंट करेगा, वहीं से पेमेंट आएगा। एंड बच्चों सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस। आपको बताया था ड्यू डेट के बारे में बताया था। ड्यू डेट द डेट ऑन विच द बिल इज मैच्योर। जिस दिन बिल मैच्योर होता है, सपोज मैंने किसी से लोन लिया, बिल देके तो आज लिया, तो आज 16 जुलाई है तो 2-3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं, तो 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर में मेरा ड्यू डेट होगा। तो आई एम लाइबल टू रिटर्न हिज मनी। उसके पैसा को देने के लिए मुझे 16 अक्टूबर को देना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, अगर मैंने नहीं दिया तो वो ड्यू डेट है, तो अगर नहीं दिया तो वो मुझ पर केस करेगा, फाइल करेगा। फिर भी कोर्ट उसको बोलेगा कि मुझे और 3 डेज दिया जाए। दैट मीन्स मेरा ड्यू डेट होगा 19 अक्टूबर। अगेन अगर 19 अक्टूबर को कोई अगर हॉलीडे होगा, तो अगर पहले से मालूम है वो हॉलीडे है, तो मुझे 18 अक्टूबर को पेमेंट देना पड़ेगा। एंड इमीडिएटली सडनली कोई हॉलीडे हो जाता है 19 अक्टूबर को, तो आपको 20 अक्टूबर को पेमेंट देना पड़ेगा। दैट इज द बच्चों ड्यू डेट। तो यहाँ पे जो भी हुआ बच्चों, इनफैक्ट हमने लोन लिया 16 जुलाई को एंड आपका लोन पीरियड है 3 मंथ्स। सो यू हैव टू रिटर्न द मनी ऑन एग्जैक्टली ऑन 16 अक्टूबर या बिफोर दैट डेट। इनफैक्ट बच्चों क्या हो रहा है, आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिला, जो कि यहाँ चेक में नहीं है। सो चेक हैज बच्चों 2 एडिशनल क्वालिटीज।
या क्वालिफिकेशन, इट इज ऑलवेज बच्चों ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर. एंड सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस. क्लियर? सो दीज आर द टू एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका बोल सकते हैं चेक. सो बच्चों और क्या बोला था मैंने? सो चेक मस्ट बी ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5. Whatever given in section 5 बच्चों with respect to your bills of exchange, what are the provisions of the bills of exchange? That was which is बच्चों an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order or to the bearer of the instrument. Whatever the provisions of the बच्चों section 5, whatever the provision of the bills of exchange under section 5 बच्चों, the check is drawn in the same manner in accordance with the provision of section 5. So it must be signed by the maker, must contain an unconditional बच्चों order for the payment of a certain sum of money only to or to the order or to the bearer of the instrument. The same thing बच्चों, same thing, except it is always drawn on a specified banker. क्लियर? ये बताया था. और एक चीज बच्चों, ए चेक मस्ट बी एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. चेक को एक पर्सन और एक आदमी को एड्रेस करता है. अभी कभी हम सेल्फ लिख के देते हैं तो वही उठा सकता है, पर हम किसी को चेक देते हैं उसका नाम लिख सकते हैं. सो दैट क्या होगा, अगर चेक खो भी किया तो कोई नहीं उठा सकता. वैसे भी अगर खो जाता तो वो इन्फॉर्म तुरंत कर देगा, तो बैंक से पैसा नहीं मिलेगा. ए चेक मस्ट बी एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू बच्चों अनदर पर्सन को एड्रेस किया जाता है. एंड रिमेंबर बच्चों, एक बात याद रखना, ए नोट बच्चों, एक बात, ए बैंक ड्राफ्ट कैन नॉट बी ए चेक. बैंक ड्राफ्ट को चेक नहीं बोलते. बैंक ड्राफ्ट बच्चों, ड्राफ्ट भी होता है इन फ्यूचर में. अगर आप सीए में पढ़ने जाओगे या किसी बाहर कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो यहाँ रह के आपका सपोज पेमेंट करना होगा डेली में, उसका हेड ऑफिस होगा, तो आप लोग पेमेंट करेंगे कैसे? सपोज आपका 10,000 रुपये फीस है, तो आप बैंक जाएंगे, बैंक में 10,000 रुपये देंगे अपने यहाँ किसी भी बैंक, और बैंक को बोलेंगे इन फेवर ऑफ बच्चों दिल्ली का जो बस ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया बच्चों जो है, उनके नाम पे हमें एक ड्राफ्ट बना के दो. तो बैंक क्या करेगा, आपसे 10,000 रुपये ले लेगा और एक ड्राफ्ट बना देगा, उस पर ICAI लिख देगा ना, आपका नाम लिख देगा नीचे. तो वो चेक को आप क्या करेंगे, आप पोस्ट कर देंगे, या कोई उड़ीसा में अगर कोई ब्रांच है उनको दे देंगे, तो वो लोग उनको दे देंगे. तो बच्चों उसको कोई नहीं चुरा सकता, वो एक चेक की तरह ही है, पर वो ड्राफ्ट है, वह उसको कोई नहीं चुरा सकता. उसको पेमेंट सिर्फ ICAI को ही मिलेगा और किसी को वो चेक का पेमेंट नहीं मिलेगा. तो यहाँ हम तो ड्राफ्ट के बारे में नहीं पढ़े, पर बता दें कि बैंक ड्राफ्ट इज नॉट ए चेक. बैंक ड्राफ्ट को भी चेक नहीं बोला जाता, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट बच्चा हमारा चेक जो होता है यूजुअली बैंक हमें देता है जिनका सफिशिएंट फंड वो बात नहीं, जिनके पास बैंक में पैसा है उनको बैंक देता है. यूजुअली बच्चों चेक्स आर रिटन डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द बैंक. हमेशा सब यूजुअली क्या, हमेशा सप्लाइड बाय द बैंक. आजकल शायद पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, पर सप्लाइड बाय द बैंक हुआ टू देयर डिपॉजिटर. जितने डिपॉजिटर चेक पैसा रखते हैं बैंक में, बैंक उनको चेक देता है पैसा विड्रॉ करने के लिए, किसी को देने के लिए, वेरी सिंपली. सो यहाँ पे हमें ए चेक मस्ट बी एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट ए चेक कैनॉट बी, आपका ड्राफ्ट कभी चेक नहीं हो सकता. यूजुअली बच्चों चेक्स आर रिटन डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर. बैंक अपने डिपॉजिटर को चेक देता है. कुछ जो चीजें जो बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा चीजें, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग और एक सिंपल से डेफिनेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख देंगे चलेगा. आपका मीनिंग लिखा, सिंपल मीनिंग, आपका डेफिनेशन लिखा, एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख के, या ए चेक मस्ट बी ड्रॉन इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ आपका सेक्शन 5 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इतना लिख के इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट लिख देना. ये सब बस जानने की जरूरत है. ए चेक मस्ट बी एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ए बैंक ड्राफ्ट कैन नॉट बी ए चेक. यूजुअली चेक्स आर बच्चों आपका रिटन डॉक्यूमेंट विच आर प्रोवाइडेड बाय, विच आर सप्लाइड बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर. और एक बात बच्चों, ए चेक अनलाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस. चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है. मैं आपको बिल दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे, बट चेक तो किसी को भी दोगे वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, उसको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती नहीं है. तो आपका अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, आपको मालूम है. एंड चेक बच्चों, चेक को भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है. So unlike बच्चों bills of exchange, a check does not require any acceptance.
ए चेक इज नॉट इनवैलिड बच्चों, चेक इनवैलिड नहीं होता बाय एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड। अगर डेट आगे पीछे हो जाए तो चेक इनवैलिड नहीं होता। पर ये बात जरूर है, आपका सपोज डेट लिखा है 18th ऑफ जुलाई और आज 16th ऑफ जुलाई है, 18th ऑफ जुलाई लिखा है, तो मैं पहले जाके चेक को नहीं पैसा ला सकता। ये आपका डेट पे ही पैसा मिलेगा या डेट के बाद पैसा मिलेगा। पर चेक पे डेट देने से कुछ प्रॉब्लम होता है। हाँ, अगर सपोज कोई बोलेगा आज मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज 16 जुलाई है, कोई बोलेगा कि 15 जुलाई लिख के दे देगा, कोई बात नहीं, आप कल जाओ, आज जाओ ले लो। आप बोलोगे सर 15 जुलाई जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक में आपका पोस्ट डेटेड देने से भी एंटीडेटेड देने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। एंटीडेटेड वह पूर्व तिथि या आगे वाला तिथि, पोस्ट डेट मतलब अगर हम 16 को 17 करते हैं, 17 तो आज पेमेंट नहीं उठा पाएगा, 17 को जाएगा, 18 को जाएगा, 19 को जाएगा। तो चेक कैनॉट भी बच्चों वैलिड नहीं होता बाय एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड। हाँ, अगर मैं 2-4 दिन 5 दिन पहले का डेट दूंगा तब भी इनवैलिड नहीं होगा, 1 मंथ पहले का डेट दूंगा फिर भी नहीं इनवैलिड होगा। बट याद रखना बच्चों, ए चेक्स बिकम्स ड्यू ऑन द ड्यू डेट। आपका जिस दिन डेट लिखा है उस दिन आप बैंक में जाओगे, पैसा मिल जाएगा। एंड बच्चों you can present the check at bank for withdrawal of money बच्चों, for encashing of money, चाहे आपको एनकैश चाहिए, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, आफ्टर बच्चों 1 month 2 month 3 month, बट आफ्टर 2 months डिले बच्चों ये बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड यूजुअली बच्चों इंडिया में द चेक मस्ट बी एक्सेप्टेड बच्चों विद इन 6 months। ये अनदर पॉइंट, आप चेक को सपोज आज 16th ऑफ जुलाई का, आप 16th ऑफ अगस्त को जाके भी पैसा ले सकते हैं बैंक से, नो प्रॉब्लम, आपको पैसा मिलेगा। बट 2 months डिले मीन्स बच्चों 6 month, इंडिया में 6 month से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो वो चेक को बैंक एक्सेप्ट करता नहीं है। जो डेट लिखा है उससे अगर 6 month क्रॉस हो गया तो इन दैट केस चेक को वैलिड नहीं बोला जाएगा। तो 6 month तो बहुत बड़ी पीरियड है ना, तो अगर आप बैक भी डेट कर देंगे, सपोज आपका जैसे मार्च या क्या था, आज चल रहा है जुलाई, तो अगर आप अप्रैल मार्च भी करते तो मार्च से जुलाई आपका 6 month नहीं हुआ तो वो चेक भी वैलिड होगा। सो दीज आर सम अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बच्चों चेक। मैंने चेक के बारे में क्या बताया, ए चेक मस्ट बी एड्रेस्ड बाय 1 person टू अनदर पर्सन, ए बैंक ड्राफ्ट कैनॉट बी ए चेक, ए चेक यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, गिवन बाय बच्चों, आपको सप्लाई बाय बैंक्स ऑन ए प्रिंटेड फॉर्म में देता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में देता है, टू इट्स डिपॉजिटर को देता है। एंड अनलाइक चेक डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, चेक को कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। ए चेक इज नॉट इनवैलिड बच्चों, इनवैलिड नहीं होता रहता बाय एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड, डेट आगे पीछे होने से नहीं होता। यू कैन प्रेजेंट द चेक बच्चों ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद आप चेक को प्रेजेंट कर सकते हो, आपको पैसा मिलेगा या आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ड्यू डेट से पहले नहीं कर सकते बट डेट लिख सकते हो। एंड ए चेक कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड आफ्टर द ड्यू डेट, बट इफ टू मच डिले अगर हो जाता है दैट चेक कैनॉट बी प्रेजेंटेड, नहीं हो सकता। इन इंडिया में द चेक मस्ट बी यूजुअली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक फॉर बच्चों आपका एनकैश करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए विद इन 6 month। आफ्टर द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ बच्चों ड्रॉइंग, जिस दिन आप चेक देंगे, या फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन द चेक, जो चेक पे जो डेट मेंशन है उस डेट की 6 month से भी डिले, अगर 6 month के बाद अगर आप चेक देती है तो इन दैट केस आपका चेक प्रेजेंटेड नहीं हो पाएगा, बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द चेक है। इसमें बहुत सारी चीजें तुमको मिली। चेक का मीनिंग तो वेरी सिंपल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, इसका प्रोविजन भी आपका लगभग पूरी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोविजन है। इसमें बस ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को एड्रेस कर सकता है। चेक आपका ड्राफ्ट चेक नहीं है हुआ, चेक को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। आपका चेक बैंक सप्लाई करता है हमेशा, बैंक पे ही ड्रॉ होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है, इसमें ग्रेस पीरियड नहीं होता है। देखो कितनी बात बोल रहा हूँ, बैंक सप्लाई करता है, बैंक पे ही ड्रॉ होता है, बैंक ही देगा, बैंक को से ही पैसा लूँगा। यहाँ पे कोई भी डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता, जब मांगो तब पैसा मिलेगा। इसमें एंटीडेट बोल सकते हो, पोस्ट डेट हो सकता है, चेक को ड्यू डेट के बाद ही या ड्यू डेट पे ही प्रेजेंट कर सकते हैं, ड्यू डेट के बाद भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा डिले होने से प्रेजेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा डिले का टाइम है आपका 6 month। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द चेक है। नाउ बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आपका चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस क्या है
बच्चों लगभग हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अगर नहा भी हो तो तुम मीनिंग से ही 4-5 निकाल के बोल सकते हो। So far as your बच्चों difference is concerned, we must prepare 3 columns, one for basis, second column for आप क्या बनाना चाहते हैं, चेक बनाइए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाइए, एंड थर्ड कलम अगर चेक बनाएंगे तो नेक्स्ट थर्ड कलम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, सोचो मीनिंग लिखेंगे, सबसे बेटर होगा मीनिंग। चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुआ कि नहीं, चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट containing an unconditional बच्चों order signed by the maker to pay a certain sum of money। समझ में आया कि नहीं, या चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या ऐसे बोल दो चेक इज ए नेगोशिएबल, चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड। बस डेफिनेशन में आ रहा है, इट इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड। मेरे साथ बोल के याद रख सकते हो, A check is the bills of exchange drawn on specified banker payable on demand। मेहनत करोगे, लगन दोगे, ध्यान दोगे तो सारे नोट्स याद रह जाएंगे। उसी तरह बच्चों आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट नॉट प्रिंटेड, containing an unconditional order signed by the maker, जो बनाता है मतलब ड्रॉयर, द क्रेडिटर, ओके। Directing a certain person, ड्रॉई को डायरेक्ट करता है टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका हुआ मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद आप कर सकते हैं एक्ट, सेक्शन, आराम से आप लोग लिख सकते हैं सेक्शन। सेकेंड पॉइंट बच्चों जैसे आपको बताया मैंने अभी सेक्शन, तो इट इज ए govern under comes under section 6 of the Indian Negotiable Instrument Act आपका 1881। आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट क्या है 13(1) एंड बच्चों यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दोगे, इट कम्स अंडर आपका सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो मीनिंग हुआ आपका, सेक्शन हुआ। थर्ड पर लिख सकते हैं बच्चों आपका ड्रॉई, ए चेक, या ड्रॉई नहीं लिखो, ड्रॉन लिख दो, हाँ ड्रॉई, ड्रॉई मतलब किस पे ड्रॉ होता है, ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। ड्रॉई बच्चों यहाँ पे चेक पैसा कौन देगा, बैंकर ही देगा। ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, पैसा तो बैंक से लोगे, मैं भी उठाऊं चाहे आप मेरे से चेक लेके उठाओगे, तो ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। बट बच्चों ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, हमको हम मालूम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन पे होता है, इंडिविजुअल वगैरह पे होता है या किसी फार्म पे हो, इंक्लूडिंग बैंक, बैंक भी हो सकता है। अगर कोई इंसान बैंक पे अगर लिख के दे देगा कि बैंक से पैसा मिलेगा आपको, तो बैंक जाके ले लोगे, हुआ। सो चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, वेयरएज आपका बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन आपका इंक्लूडिंग बैंक। थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग बताया, सेकंड पॉइंट सेक्शन बताया, थर्ड पॉइंट ड्राइंग बताया। अभी पॉइंट से याद करो, एक्सेप्टेंस वहाँ था। अब आप बोलो सर नेचर कंडीशनल ऑर्डर, ये भी तो कंडीशनल ऑर्डर है, वो भी कंडीशनल ऑर्डर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ सकता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए चेक डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, हो कि नहीं, चेक डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, चेक को किसी प्रकार का एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट रिक्वायर द एक्सेप्टेंस ऑफ द बच्चों ड्रॉई, यहाँ पे ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉयर, एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग, सेकंड पॉइंट सेक्शन, थर्ड पॉइंट ड्रॉई, फोर्थ पॉइंट एक्सेप्टेंस। पढ़ो फिर आगे पीछे जाओ, फिर थोड़ा सा रिवाइज करो, डेफिनेटली याद रहेगा। पहले मीनिंग बोला, सेक्शन यहाँ 6 हुआ, सेक्शन 5 हुआ, अगर और लग रहा है तो पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख देना। फिर उसके बाद चेक में एक्सेप्टेंस, ए चेक डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। अब मैंने ड्रॉई छोड़ दिया, ए चेक मस्ट बी ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर बट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन पे ड्रॉन हो सकता है इंक्लूडिंग बैंकर। ओके, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग पेमेंट। बच्चों ए चेक इज पेबल इमीडिएटली ऑन डिमांड ऑन द ड्यू डेट, चेक इज पेबल इमीडिएटली ऑन डिमांड ऑन द ड्यू डेट। जिस दिन आपका चेक पर डेट लिखा है, सपोज 16 जुलाई मैंने आपको चेक दिया, अब जाओ लेके आ जाओ।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे 16 जुलाई लिखा है, पेमेंट इस दिन होगा। आज 2-3 महीने पहले पैसा लिया था, आज होगा। तो आप लेके मेरे पास आओ, बैंक जाओ, मेरे पास आओ, मैं आपको बोलूँगा भैया आज नहीं है कल दूंगा, तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे, बिकॉज आई हैव बच्चों 3 days ऑफ ग्रेस। मेरे पास ग्रेस पीरियड है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, करूँगा भी। समझ में नहीं करूँगा वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं दे सकता हूँ। कोई सोचेगा मुझे आज देना पैसा जो है कल देना, वही बात है। कुछ लोग देखो, जैसे हम यूजुअली एक परफेक्शंस होता है, मैं ये बातें बोलता हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। एक परफेक्शन होता है बच्चों। परफेक्शन मतलब देखो, हम अपने आप को एफिशिएंट क्यों नहीं बनाते? कैसे आप लोग सोचते हो कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, अपने आप को कैसे परफेक्ट बनाओगे? दैट्स माई पर्सनल एक आपको एडवाइस। कैसे एफिशिएंट बनाओगे? हर एक काम पर परफेक्ट करना चाहिए। नहीं, हाँ, बस बच्चों ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, मेरी तरफ से थोड़ा सा टाइम में डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा के सबका डाउट्स होता है। तुम लोग तो नहीं पूछते, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ कॉलेज में, कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो वैसे वीडियो बना के उसे देने में टाइम बहुत लगता है। एंड कॉलेज क्लासेस में भी देखो, तुम लोग का 1 आवर क्लास भी स्टार्ट भी लेट में होता था, ख़त्म कब होता था ठीक नहीं होता था। तो अगर तुम लोग भी 40 मिनट्स हाफ एन आवर वेट करते थे, तो तुम्हारे बाद वाला बैच भी देखो लगभग आपका 3 बजे वाला बैच 4 बजे तक वेट करता होता था। तो वो सबके लिए सेम हो जाता था, क्योंकि सबका ही ऐसा होता था एंड सबको हैबिट भी हो जाती थी। तो वो बात अलग है, पर हमें परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन। हमारा ये काम आज होना है, ये पेमेंट आज होना है, तो यही होना चाहिए। इससे आपका लॉयल्टी बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है, नेम फेम बढ़ता है कि दैट पर्सन इज वेरी एफिशिएंट इन हिज वे ऑफ लाइफ में हर काम पर परफेक्ट रेट पे करता है। इस चीज़ को अगर अपना लोगे, हाँ तुम और हाँ मैं तुमको पढ़ाऊंगा एज ए टीचर, तो मैं तुमको पेशेंस लाऊंगा, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आएगा, आपके अंदर बहुत कुछ संयम आना चाहिए, पढ़ाई को सुनना समझना, मेरी डांट खाना, मेरी मार खाना, तो ये सबसे आपके अंदर एनर्जी मिलेगी और आगे बढ़ोगे। एंड मेन पॉइंट तो इसको ध्यान रखना है, पढ़ाई को चाहे जो भी हो, तो इससे आप मोटिवेट होगे और दूसरी चीज़ से भी मोटिवेट होगा, हाँ ये चीज़ें भी जरूरी है। तो यहाँ बोला जाता है बच्चों, इफ चेक इज ऑलवेज पेबल इमीडिएटली ऑन द ड्यू डेट। जिस दिन ड्यू डेट होगा उस दिन पेमेंट होगा, विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों क्या होता है, इज एंटाइटल्ड गेट्स बच्चों 3 days ऑफ ग्रेस। तो मैं चाहूँ तो 16 जुलाई को पेमेंट दे सकता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं 2 दिन के बाद दूंगा, मैं दे सकता हूँ। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। पैसा नहीं, कभी कभी रीजनेबल रीजन भी हो सकता है पैसा नहीं है, और लोगों की आदत भी हो जाती है लेट में देने का। तो जो भी हो, एनीवे कोर्ट ने जब, ये गवर्नमेंट ने जब, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने जब आपको ये 3 days दिया था, वो ये सोच के दिया था, बता देता हूँ। सपोज फ्राइडे को, सैटरडे को डेट, तो सैटरडे कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, सेकेंड सैटरडे। तो अगर सपोज आपका आज 16 है, कल सैटरडे है, आज 16 है, सैटरडे है हुआ, तो आज पेमेंट होना चाहिए। तो 16 को नहीं हो पाएगा, 17 कल संडे को नहीं हो पाएगा, 18 को पेमेंट देना पड़ेगा, 19 से पहले उसे पेमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, दो दिन कभी लगातार छुट्टी होती है। तुम बोलोगे सर छुट्टी नहीं होता, पर नहीं होता, रेगुलरली आपका बैंक हॉलीडे नहीं होगा, पर सेकेंड सैटरडे में, क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर में, एंड वहाँ पे अगर संडे भी साथ में आ जाए तो हो सकता है यहाँ पे 2 days 3 days मैक्सिमम मिल जाता है। ये सोच के दिया था, ना कि तुम्हारी एफिशिएंसी को देख के दिया था। सो चेक इज पेबल टू द bearer ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस, बट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेबल टू द bearer विद डेज। लेकिन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज होल्डर जो होता है इज एंटाइटल्ड, मतलब जो ड्रॉई होता है बच्चों, होल्डर नहीं, ड्रॉई इज एंटाइटल्ड टू गेट बच्चों 3 days ऑफ ग्रेस। ड्रॉई को 3 days का ग्रेस मिलता है। तो पहला पॉइंट मीनिंग आपका, सेकेंड पॉइंट हुआ सेक्शन, थर्ड पॉइंट हुआ ड्रॉई, फोर्थ पॉइंट हुआ एक्सेप्टेंस, अभी आपका फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया पेमेंट। देन क्रॉसिंग बच्चों, एक चेक में भी क्रॉस्ड, एक चेक को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम पढ़े थे क्रॉस चेक, ओपन चेक पढ़े थे ना। ए चेक ऑन द फेस ऑफ विच 2 parallel lines are drawn, a check
across the face of which बच्चों two parallel lines are drawn। अगर चेक के ऊपर अगर आप दो लाइन क्रॉस कर देते हैं उसे क्रॉस चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक। समझ में आया? ऐसे देखो, मैं अगर बता देता हूँ, सपोज ये चेक है, आपको +2 फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कैश बुक में, आप अपनी कॉपी खोल के देख सकते हो। क्रॉस चेक, ओपन चेक, ये बियरर चेक। बच्चों अगर ऐसे एक चेक पे देखो दो लाइन, जैसे मैंने कर दिया अक्रॉस द फेस ऑफ दो लाइन, इसको क्रॉस चेक बोलते हैं। बच्चों क्रॉस चेक से क्या होता है, यहां पे सपोज मैंने नाम लिखा है, सपोज लिखा है रहीम, तो और यहाँ पे लाइन खींच दी है, तो ये क्या होगा, ये क्रॉस चेक मतलब रहीम जाके जब बैंक में ये चेक देगा, बैंक उसे कभी कैश नहीं देगा, बैंक उससे बोलेगा अपना अकाउंट डिटेल्स दो, तो वो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। क्रॉस चेक मतलब करने से बच्चे अकाउंट पे ही हो जाता है, वो पैसा कैश में नहीं मिलेगा। मतलब अगर सपोज चेक रास्ते में खो गया, कोई लेके भाग के चला गया, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेन से। अगर क्रॉस कर दोगे मतलब वो पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही जाएगा। दैट्स द पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट है यहाँ पे। सो चेक में बी क्रॉस्ड एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बच्चों क्रॉसिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई पकड़ के ले जाए तो वो पैसा मांग सकता है, हमने बोला था बियरर टू पेबल टू द बियरर। तो अगर हम शुरू से ही क्रॉस कर दे होंगे, देखो चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे क्रॉसिंग नहीं होता, तो अगर कर दिया है तो ये इंसान अगर बैंक से पैसा लेता है तो बैंक तो इसको देगा ही नहीं, बैंक डेफिनेटली क्या करेगा, बैंक डेफिनेटली उसका पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो अगर मेरा चेक खो गया, किसी ने पैसा उठा लिया, मैं बैंक से पूछूंगा मेरा पैसा किसने लिया, तो बैंक बता देगा कि उसके अकाउंट में गया है। एंड उस इंसान का अगर अकाउंट बैंक में नहीं होगा तो बैंक उसको देगा ही नहीं। अब जिस बैंक में जाके दोगे उसी में उसका अकाउंट होना चाहिए, तो चोरी होने का चांस ही नहीं है। तो चेक पूरी तरह से प्रोटेक्ट होकर रहा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोटेक्ट नहीं है, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा सिंबल ये भी नहीं है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोटेक्टेड नहीं है क्या प्रोटेक्टेड नहीं है? मेरी बात समझे। एक चेक के ऊपर अगर 2 पैरेलल लाइंस लिख दिया जाए विथ और विदाउट द वर्ड आपका नॉट नेगोशिएबल एंड को नॉट नेगोशिएबल, ऐसे करने के बाद ये और किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैंने दिया रहीम को, रहीम ही जाके बैंक से पैसा लेगा, बैंक भी रहीम को पैसा नहीं देगा, बैंक रहीम के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। बाई चांस ये खो गया एंड कोई और इंसान पैसा लेता है, वो तो ले ही नहीं सकता, नाम लिखा हो यहाँ पे। अगर नाम नहीं लिखा फिर भी लाइन खींचा है तो वो इंसान अपना नाम लेके लेगा, तो वो भी पैसा बैंक उसके अकाउंट में देगी, कैश में नहीं देगी। तो ये पूरी तरह से हमारे पास सेफ रहेगा। सो यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो ए चेक में बी क्रॉस्ड बट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रॉसिंग होने का कोई किसी प्रकार का आपका प्रोविजन नहीं होता। तो इसके साथ आपके 6 पॉइंट खत्म हुए। मीनिंग, सेक्शन, ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, पेमेंट, क्रॉसिंग। ओके, नोटिस ऑफ डिजनर। बच्चों अगर आप नोटिस ऑफ डिजनर हम वहां भी पढ़े थे प्रोविजन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अगर चेक डिजनर हो जाता है बच्चों, देयर इज नो नीड ऑफ एनी नोटिस ऑफ डिजनर। डिजनर के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बट हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर डिजनर हो जाता है, इट इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म अबाउट द डिजनर ऑफ बिल टू ऑल द प्रायर पार्टी। जितने पार्टी थे आपको सभी को डिजनर के बारे में बताना पड़ेगा। सो नोटिस ऑफ डिजनर ऑफ चेक इज नॉट नेसेसरी, बट नोटिस ऑफ आप दे सकते हो बट नॉट नेसेसरी आपका चेक में। नोटिस ऑफ डिजनर ऑफ बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नेसेसरी टू ऑल दी पार्टीज। जितने पार्टी लायबल टू पे फॉर इट थे उसको सबको देना पड़ेगा। देन बच्चों पेबल ऑन डिमांड। ए चेक कैन बी ड्रॉन इन सच ए वे बच्चों इट कैन बी पेबल टू द बियर ऑन डिमांड। चेक को तो जब जाओगे तब मांगोगे, बट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी सॉल्ट ऑन, इस तरह नहीं बन सकता। चेक इज बच्चों मेड इन सच ए वे सो दैट इट कैन बी पेबल टू द बियर ऑन डिमांड। आप गए बैंक गए, मांगा पैसा, डेट अगर हो गया तो मांग दो, बिल मिल जाएगा। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी पेबल टू द बियर ऑन डिमांड।
हुआ। तो इसी के साथ 8 पॉइंट्स खत्म हुए। स्टाम्प बच्चों, ए चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टाम्प, चेक में सिग्नेचर होता है, स्टाम्प नहीं जरूरत, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट रिक्वायर स्टाम्प, सिग्नेचर, डेटेड, बहुत कुछ है, मतलब डेट सिग्नेचर तो वहां भी था चेक में, बट यहाँ पे एक एडिशनल हुआ स्टाम्प। सो ए चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टाम्प, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट रिक्वायर स्टाम्प। क्लियर बच्चों? देखो कितने 9 पॉइंट्स हो गए। मीनिंग, सेक्शन, ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, पेमेंट, मीनिंग, सेक्शन, ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, पेमेंट, क्रॉसिंग ऑफ चेक, डिजनर ऑफ नोटिस ऑफ डिजनर 7 हुआ, पेबल टू बिल ऑन डिमांड 8 हुआ, स्टाम्प 9 हुआ। देन बच्चों लिख सकते हैं हम लोग प्रोटेक्शन। ए बैंकर प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, हमारा पूरा आइनगत नियम है, हमारा देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है बच्चों, कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है विद रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ चेक। अगर चेक आप किसी को दे, बैंक हमें देता है, हमारे बैंक में पैसा है 5 करोड़ 10 करोड़, तो अगर हम या 5 लाख ही हो 5,000 हो, हमने किसी को चेक दिया, पर चेक जब कोई इंसान लेता है वो बैंक से पैसा उठाता है तो बैंक पूरी जांच करके पैसे देता है, तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन होता है, ऐसा नहीं किसी को भी पैसे दे देगी। बट बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता, नो सच प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू दी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और होल्डर ड्रॉई ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज या ड्रॉयर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। बट चेक इज ऑलवेज बच्चों प्रोटेक्टेड, बैंक ने इसको स्टैट्यूटरी बच्चों प्रोटेक्ट कर दिया है। हमारी तरह से कोई भी गलती होने पे भी बैंक अगर सिग्नेचर मैच भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो चेक में पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और भी पॉइंट्स लिखे होंगे, पढ़ लेना, बट नॉट नेसेसरी। होप सभी बच्चों को समझ में आया, किसी को डाउट नहीं है। वी हैव ऑलरेडी बच्चों कंप्लीटेड आवर थर्ड पॉइंट जो हुआ, उससे पहले थर्ड पॉइंट चेक, उससे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उससे पहले प्रोविजन नोट। नाउ अगर हम बोले कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि सो फार एज योर बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीनिंग इज कंसर्न इन योर बुक, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इज कंटेंट इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट Indian Negotiable Instrument Act 1881. The law relating to the provision relating to negotiable instrument in India is contained in the Indian Negotiable Instrument Act 1881 and उसके बाद बस लिखा it deals with promissory note, bills of exchange and check. And the law of negotiable instrument in India is almost entirely based on the same provision of the मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंग्लैंड, वो भी लिखा है। पूरा इंडिया का लॉ पूरा सेम है, विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, होल स्टेट्स ऑफ इंडिया, होल citizens of India, whether Indians or foreigners of, but this law, this provision of negotiable instrument is not बच्चों applicable to any other native instrument। बताया था ये सब पे सारी लोगों पे एप्लीकेबल है, पर किसी और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट बता था, it doesn't आपका affect the provision of section 31 and section 32 of the RBI। RBI ने जो 31, 32 में लिखा है उसको भी ये कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा। 31 में क्या लिखा है आपको मालूम है? No person other than RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ड्रॉ, इशू, एक्सेप्ट आपका एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं कर सकता। एंड इफ सेक्शन 32 में लिखा है बच्चों इफ यू डू सो, अगर वो ऐसा करता है ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन, एंड उसको जो भी होगा सजा, सेक्शन 32 में लिखा है। दिस बच्चों प्रोविजन क्यों बना है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट पावर ऑफ इशूइंग द पेपर करेंसी नोट्स। अगर ये पावर हमारे पास आरबीआई के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा तो सभी लोग इन्हीं से ही कारोबार करने जाएंगे एंड बहुत फ्रॉड भी हो जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग चेक दे देंगे, वैसा करके हैरान होंगे। एंड गवर्नमेंट कितना करेंसी देश में बनाएगी नहीं बनाएगी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट की जो पावर है इशूइंग दी पेपर करेंसी नोट्स, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बनाया ब्रिटिशर्स ने बनाया इंडिया के लिए, आज इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए सेक्शन 31 एंड 32 बनाया गया।
एंड ओवरऑली मैंने आपको बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों इज एन इंस्ट्रूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ योर डेप्ट, गारंटिंग देगा, गारंटेड योर डेप्ट, आपकी डेप्ट को पूरी तरह से सिक्योर कर देगा वह ऑन ए स्पेसिफाइड डेट और आइदर ऑन डिमांड बाय द पेयर, जो इंसान देगा पेयर हुज नेम इज गिवन ऑन द डॉक्यूमेंट। एंड ऑल्सो बच्चों यू नो नाउ डेज ड्यू टू द आपका चीटर्स फ्रॉडर्स जो मार्केट फ्रॉस्टर है मार्केट में बच्चों, उनकी वजह से क्या होता है आपका रेडी कैश ट्रांजेक्शन, लार्ज कैश ट्रांजेक्शन लेके जाना कभी भी सेफ नहीं होता। तो उस रीजन के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही लाभदायक, बहुत ही हेल्पफुल होता है। So overally, it includes promissory note, bills of exchange, check, and other meaning of negotiable instruments are an instrument which is freely transferable instead of money, paper currency note. Paper currency note के बदले हम जिसको यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं negotiable instrument. But remember, paper currency note is not a negotiable instrument. So it includes promissory note, bills of exchange, check. तो मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया, तो इन तीनों को पढ़ लिए मतलब negotiable instrument हो गया। बट वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट बच्चों, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, दैट इज बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हो चुका है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉट द प्रॉमिसरी नोट, नॉट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉट द चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया। एनी डाउट पूछ सकते हो, जैसे हमेशा बोलता हूँ तुरंत पूछो, क्लास के बाद नोट्स पढ़ो, पढ़ के मुझे डाउट्स पूछो और अपना ख्याल रखो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।